फिर क्या है, इसका मैकेनिज्म देखो, इसका ये ऑन है, इसको ऑफ करो। ये क्या, हाँ देखो, इसका पिन में जरूरत नहीं है, पिन तो 10 हो जाएगा तो देखो, अभिजीत सर आप म्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये जाकर अटैक करेगा इसके ऊपर, अटैक करने से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से अटैक करेगा, इस तरह से कार्बन पोजीशन से अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन वाला पोजीशन मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अटैक किया, एक लिविंग ग्रुप एक सीएल को निकाल दिया, और ऐसा हो गया देखो। फिर क्या हो रहा है, अगर हम इसका, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो ये अपना एरोमेटिसिटी खो गया है, खो दिया है, तो क्या होगा, एक तरह से कि बेस आएगा, हाइड्रोजन लेकर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या ऐसा आप टोटोमेराइज कर दो इसका, इसका टोटोमेराइजेशन कर दो, इसका जब टोटोमेराइजेशन करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। फिर आगे क्या करूँ, अगर हम बेसिक ट्रीट करेंगे, तो ये जो भी सीएल दिख रहा है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू ओएच, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो भी तीनों सीएस दिख रहा है, अगर हम बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये सब OH OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH OH में, और यहाँ पर OH है। हम जानते हैं एक कार्बन पर मल्टीपल OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा देखो, एक वाटर ग्रुप एलिमिनेट हुआ, ये ऐसे इस तरह से, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, तो यही बन गया सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दोनों रिएक्शन रीमैन टिबेट और माइनेशन स्वीट और रीमैन टिबेट कार्बोक्सिलेशन, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आपको मैकेनिज्म याद हो या नहीं हो, बट ये एक स्टेप याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिनॉल को जब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट किया जाता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। चलो इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वेज रिएक्शन है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल्वेज रिएक्शन, कोल्वेज रिएक्शन, तो ये भी एस्पिरिन बनाने का मेथड है, बट कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखो, जब हम फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, कार्बन डाई NaOH के प्रेजेंस में हम जब हीट कराते हैं इसको, तो क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये सैलिसाइलिक एसिड, ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड प्लस ये भी प्रोडक्ट बनता है जो कि माइनर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल का ये तीनों रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, आप मुझे बताओ, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन CH Cl3 KOH के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो क्या बनता है बताओ, क्या बनता है,
सुनाई दे रहा है? सर अरे सुनाई दे रहा है? ऑर्थोबेंजल्डिहाइड। सर अच्छा, ऑर्थो और पोजीशन पे CHO लगेगा और फिनॉल उसको ऊपर। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है ना कुछ? इसको क्या बोलते हैं? ये जो बता रही है, मेजर प्रोडक्ट कौन नहीं बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज सैलिसल्डिहाइड, दिस वन इज सैलिसैलिक एसिड। ये भी सब मेजर प्रोडक्ट कौन नहीं बना रहे हैं? ये सॉरी, OH और C डबल OH, ये भी OH, C डबल OH। This one is Riemann-Timan formulations, Riemann-Timan carboxylation, and this one is Colway's reactions, Colway's reaction। तो ये तीनों रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना मस्ट है। इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या था बताओ? इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन, ये भी पूछा जा चुका है। इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CCl4। इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना। ये सब जितने भी रिएक्शन दिख रहे हैं, ये तीनों रिएक्शन दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस पहला केस में बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी खोएगा और सेकेंड स्टेप में H+ को रिलीज करके अपना एरोमेटिसिटी गेन करने का। तो तीनों रिएक्शन आपको ध्यान रखना मस्ट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसके यहाँ पर आ गया, तो इसको देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एस्पिरिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जब आप सैलिसाइलिक एसिड, ये है आपका क्या? सैलिसाइलिक एसिड, ये है आपका सैलिसाइलिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड OCl से करा देते, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो क्या होता है पता है? या इसके जगह पर ये भी लिखा रह सकता है CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, एक ही बात है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप Cl और यहाँ पर लिविंग ग्रुप OC डबल बॉन्ड CH3। क्या होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ऊपर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, बैक डोनेशन होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। मींस फाइनली क्या होगा बताओ? फाइनली क्या होने वाला है? यहाँ पर O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH3 आने वाला है और ये C डबल OH एडिटिव है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को देखो, इसका IPHE नेम भी पूछा जा चुका है। इसका कॉमन नेम, इसको एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन। तो इसका IPHE नेम मैं सिखा चुका हूँ, क्या? इथॉक्सी, इथिनॉयल ऑक्सी, इथिनॉयल ऑक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 2 इथिनॉयल, इथिनॉयल ऑक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इसका कॉमन नेम या एक नाम ऐसा हो गया, एक नाम इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कॉमनली एस्पिरिन बोलते हैं, एस्पिरिन। तो ये ध्यान रखना। ये जो एस्पिरिन है, इट इज, इसको बोला जाता है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? ये पेन किलर। और ये एंटीपायरेटिक का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर रिड्यूस करना। तो ये भी ध्यान रखना है।
आगे उसके बाद इसी में लिख लेना दैट वन इज फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल। दिस वन इज बेसिकली, इससे क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर बनाने का एक मेथड है। ये जो फिनॉल्स होती है ना, ये जो फिनॉल्स है, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अगर फिनॉल्स का रिएक्शन हम NaOH से करा दो तो क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और ये आपको पता है क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड आयन है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स है। अगर इसका रिएक्शन हम CH3I से करा दें, CH3I, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये SN2 रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। और फिर क्या करेगा, ये बाहर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। फाइनली क्या होगा, इस बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। ये एनिसोल बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, अगर अगर हम फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले Na से कराएं और दूसरा अगर हम इसको CH3CH2Br से कराएं तो प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। प्रोडक्ट बताना है। चलो मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये भी देख लिया, फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल, इससे क्या बनता है कि ईथर बनता है। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। इसको हम एनिसोल बोलते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। चलो ये हो गया, देख लिए, आगे बढ़े। सर एक मिनट। हो गया सर। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिनॉल और फिनॉल में और एक दो रिएक्शन है, उसको देख लो। कहीं कहीं पर दिया रहता है तो उसको देख लीजिए हमेशा। एक लिख लीजिएगा फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये क्या होता है, बेसिकली अगर आप, ये है फिनॉल। फिनॉल का अगर आप RC डबल बॉन्ड Cl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड Cl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अभी बताया है। ये इस पर अटैक करेगा, एक तरह से SN2TH रिएक्शन होगा, SN2TH रिएक्शन। और फिर क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। क्या किया होगा, ऑक्सीजन का लोन पे अटैक किया होगा इस पर, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, बैक पोजीशन लिविंग ग्रुप बाहर, और ये बन गया होगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाया हुआ, H+ को फायर कर दिया होगा। अब यहाँ से देखो, ये फ्राइज रिएरेंजमेंट क्या होता है। अगर हम यहाँ पर AlCl3 हिट कराते हैं, AlCl3 हिट कराते, AlCl3 हिट कराते,
तो देखो, अगर हम इसको AlCH3 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर भी माइग्रेट कर जाता है। तो इसी को बोला जाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो ध्यान रखिए। इसी तरह से एक और रीअरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। क्या नाम लिख लो, क्लाइजेन, क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। क्लाइजेन रीअरेंजमेंट, क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। तो ये क्या होता है, ये फिनॉल टाइप का है, ये OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैं स्टार वाला कर देता हूँ। अगर इसको ओनली हीट करते हैं ना, तो ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है। ये ग्रुप जो दिखाई दे रहा है क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टार वाला कार्बन है ना, यहाँ पर आ जाता है। अगर ये कार्बन 16 वाला होगा, कार्बन 14 वाला होगा, तो ये जब माइग्रेट करेगा ना, तो ये चेंज होकर माइग्रेट करता है। ये उल्टा अगर यहाँ पर अटैच होगा, ये ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं, क्लाइजेन रीअरेंजमेंट बोला जाता है, क्लाइजेन रीअरेंजमेंट। चलो, तो यही इतना ही फिनॉल था। फिनॉल से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो था आपने पढ़ा दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड को कवर करते हैं, दैट वन इज नाइट्रोबेंजीन। क्या, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बेसिकली क्या होता है, पीएच पर NO2 हम लोग अटैच कर देंगे, तो इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो देखो, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रेशन कराते हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन हो गया, NO2 अटैच हो गया। ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस आपने सप्लाई, अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर नाइट्रेशन करा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाकर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, या 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ, ये 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर देते हो, तो क्या होता है, एक तो NO2 था और आपको पता है ये मेटा डायरेक्ट है, तो अभी जो नेक्स्ट नाइट्रेशन होगा क्या होगा, मेटा पोजीशन पर NO2 अटैच होता है। क्या, मेटा पोजीशन पर NO2 अटैच होता है। फिर अगर मैं इसका, फिर इसी पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालूं, बट अभी टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हो, तो अभी क्या होता है, अभी क्या बन जाएगा, देखो, एक NO2 तो यहाँ पर था, एक NO2 यहाँ पर है और एक NO2 यहाँ पर अटैच होता है। इस कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको क्या बोलते हैं, TNB, TNB के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन इसको बोला जाता है, कॉमनली नोन एज TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन।
और ये एज ए एक्सप्लोसिव यूज होता है। क्या? एज ए एक्सप्लोसिव मीन ये फायर इंडस्ट्री, ये जो भी क्रैकर्स इंडस्ट्री है उसमें ये कंपाउंड यूज किया जाता है, एज ए एक्सप्लोसिव की तरह यूज किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, आप नाम लिख लीजिएगा, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख लें, लिख लिए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका हम आ जाते हैं, इसका रिडक्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। मींस प्रॉपर्टीज, हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की देखो, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात आएगी, रिडक्शंस की बात। रिडक्शन, तो ये जो नाइट्रो सीरीज का जो रिडक्शन है इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या? अगर मैं नाइट्रो का, ये नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करवाऊं तो क्या हो, सबसे पहले ये नाइट्रोसो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बेंजीन। ये क्या था, नाइट्रोबेंजीन था। तो पहले क्या होगा, रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीजन का जाना मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल ही रिडक्शन होता है। अगर इसका और फर्दर रिडक्शन करवाएं तो ये क्या होता है, ये NHOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप दिखाया जा रहा है इसको क्या, हाइड्रोक्सी अमीन कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका फर्दर रिडक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर रिडक्शन कराओगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉरी, नाइट्रोबेंजीन नहीं, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका एनिलीन। तो दिस इज द रिडक्शन सीरीज ऑफ नाइट्रो पहले नाइट्रोसो में कन्वर्ट होता है, फिर हाइड्रोक्सी एमीन्स में, फिर एनिलीन्स। यहाँ पर ये जो नाइट्रो कंपाउंड का एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बैकर-बुलिकन टेस्ट। क्या बोलते हैं, बैकर-बुलिकन टेस्ट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ एनिलीन, टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं, मूलिकन बार्कर टेस्ट, बोला जाता है। टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन जिसको हम मूलिकन बार्कर टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है इसको समझिए, कहते हैं नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि हमने लिया नाइट्रो कंपाउंड, ये नाइट्रोबेंजीन लिया, हम नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन करवाते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाकर हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बनाते हैं। तो रिडक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको क्या करता है, एक ही बार डायरेक्टली जाकर हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट कर देता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट हो गया, अब अगर हम इसको फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा, दैट इज AgNO3 प्लस NH4OH। इसी को, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। क्या, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टोलेंस रिएजेंट। ये एक क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो क्या होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, नाइट्रोसो बेंजीन बना लेता है। तो देखो ये ऑक्सीडेशन सीरीज है, तो इधर रिवर्स वाला क्या होगा, ऑक्सीडेशन सीरीज।
रिवर्स वाला ऑक्सीडेशन स्पीड होगा। तो अब ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ देखो, नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाता है। और साथ ही साथ क्या होगा, सिल्वर, ब्लैक कलर का सिल्वर मिलता है, ब्लैक पीपीटी मिलता है, ब्लैक पीपीटी मिलेगा। तो ये बैकर मूलिकन टेस्ट क्या है, ये जो मूलिकन बैकर टेस्ट है, पहले क्या किया, पहले हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएं, रिडक्शन कराकर हाइड्रोक्सीलेमिन बनाए, फिर जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन के साथ साथ आपको क्या मिलता है, ब्लैक कलर का सिल्वर का पीपीटी मिलता है। अगर आपको ब्लैक कलर का सिल्वर पीपीटी मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है दैट वन इज नाइट्रोबेंजीन। तो क्या आपको ये स्टेज समझ में आ गया, कैसे हम नाइट्रोबेंजीन का कैसे टेस्ट करते हैं। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा तो ये चीज भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलो लिख लिए। यस सर। हाँ चलो, उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड का जो रिडक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। और देखो इसका रिडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब एक एक करके हम पहले सबसे पहले देखते हैं एसिडिक, सबसे पहले कैटालिटिक रिडक्शन। सबसे पहले हम कैटालिटिक रिडक्शन देखते हैं। कैटालिटिक, कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये है नाइट्रो कंपाउंड, ये पहले भी देख चुके हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड है। अगर मैं इस पर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, निकेल, प्लेटिनम ये डाल दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो NO2 है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैटालिटिक रिडक्शन, ये पहला है। दूसरा हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में रिडक्शन, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन। तो ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन क्या है, ये जो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर इस पर हम SnHCl डालते और या जिंक HCl डालते तो ये भी क्या करता है, इसको NH2 में कन्वर्ट करता है। तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इसका है। फिर उसके बाद देखिए इसका न्यूट्रल मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शंस। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या है, देखो ध्यान रखना, अगर हम NO2 के ऊपर आयरन के प्रेजेंस में हम स्टीम पास करते हैं तो यदि क्या होता है, नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाता है, क्या चीज में, नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाता है। या इसी पर अगर हम नाइट्रो कंपाउंड पर, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर अगर हम जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड डाल दे, ये तो एक हो चुका है। अगर ये देखोगे, ये बता चुका हूं, जब हम मूलिकन बैकर टेस्ट बता रहा था तो नाइट्रो कंपाउंड का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिडक्शन करवाए थे, क्या बना था, अगर आपको याद होगा तो NHOH बना था, हाइड्रोक्सिल अमीन बना था, हाइड्रोक्सिल अमीन बना था। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन। ये है एसिडिक मीडियम में, ये है कैटालिटिक रिडक्शन। चलो लिख लिए। लिख लिए। हाँ, उसके बाद देखिए सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन कैसे कराते हैं इसको समझो। सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन देखो क्या कराते हैं। अगर मान लो आपके पास ये कंपाउंड, अगर इस पर हम क्या किया, अगर SnHCl डाल दिया तो क्या होगा बताओ, अगर SnHCl डाल दूंगा तो दोनों जो NO2 ग्रुप है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर ये डाल दूंगा। बट अगर इसी कंपाउंड पर हमने अगर, देखो सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है, SnCl2 HCl डाल दिया
तो क्या होता है ना, इन दोनों NO2 ग्रुप में एक ही ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। एक NO2 ही रहेगा बट एक NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसके जगह पर और भी बहुत सारे रिएजेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, जैसे सोडियम डाइसल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, या इसके जगह पर अमोनियम सल्फाइड भी रहता है। अमोनियम सल्फाइड भी कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिखा रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी। तो ये सब रिएजेंट क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। मतलब दोनों NO2 में एक ही NO2 को क्या करेगा, NH2 में कन्वर्ट करेगा, एक ही NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, एक एज इट इज रहेगा। और ये तो देखा SnHCl डाला तो दोनों को NH2 में कन्वर्ट करती है। तो दिस वन इज सेलेक्टिव रिडक्शन। अब हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम में रिडक्शन। बेसिक मीडियम में कैसे रिडक्शन होता है, तो इसको लिख लिए होंगे, हम बेसिक मीडियम में रिडक्शन बता रहे हैं अभी आपको। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में देख लो, अगर आप ये नाइट्रो कंपाउंड, रिएजेंट ध्यान रखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज OH माइनस वाटर के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराओगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H5 N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O C6H5। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन। अगर इसी पर हमने देखो, जब भी बेसिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो यही तीन कंपाउंड बनता है, एक एजॉक्सी बेंजीन, या तो एजोबेंजीन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन, इसको एजोबेंजीन बोला जाता है। या तीसरा ये भी हो सकता है, ये C6H5 NH C6H5, यही तीन बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजो बेंजीन, सॉरी हाइड्रोजो 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 बेंजीन। जब भी बेसिक मीडियम में रिडक्शन होता है, या तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, या तो एजोबेंजीन बनता है, या तो हाइड्रोजो बेंजीन बनता है। इसके रिएजेंट याद रखना, ग्लूकोज OH माइनस वाटर, या दूसरा जब जब ये बनता है, जो एजोबेंजीन बनता है तो SnOH माइनस वाटर। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। या इस मीडियम में ध्यान रखिएगा, जिंक OH माइनस वाटर, ये तीनों एजॉक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रोजो बेंजीन, ये बेसिक मीडियम में नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये लिख लिए होंगे। यस सर। हाँ, तो अब आइए नेक्स्ट कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये मेनली कैथोड के ऊपर होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, ये जो नाइट्रो कंपाउंड है, ये क्या चीज में, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पर -3 है, सॉरी यहाँ पर +3 है, और यहाँ पर -3 है। रिडक्शन हो रहा है, घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, रिडक्शन कितना का चेंज है, ये +3 से -3 में जाना, मतलब
टोटल 6 यूनिट का चेंज है, तो इसको यहाँ से जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा। हाँ देखो इधर इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 वाटर देना पड़ेगा। अगर इधर 4 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, तो इधर 6H+ देना पड़ेगा। तो ये रिएक्शंस ओवरऑल आपको याद होना चाहिए। दिस वन इज कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन इसको बोलते हैं। तो चलो ये जो जितना रिएक्शन था नाइट्रोबेंजीन का हमने कवर करा दिया। कैटालिटिक रिडक्शन, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन, सेलेक्टिव रिडक्शन, बेसिक मीडियम में रिडक्शन और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो सबको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन ही चल रहा है रिएक्शन, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe रिडक्शन करा दूं तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा, क्या होगा ये ब्रोमिनेशन होगा। और ये जानते हैं मेटा पोजीशन पर Br, हाँ बिल्कुल मेटा पोजीशन पर Br आ जाए। इसी तरह से अगर मैं इसका इस नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं सल्फोनेशन करा दूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये सल्फोनेशन हो जाएगा। मेटा पोजीशन पर क्या होगा, SO3H जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। मेटा पोजीशन पर SO3H हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हम लोग एनिलीन में चलते हैं। एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन हो गया, अब एनिलीन नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट वन इज एनिलीन। एनिलीन, तो एनिलीन का प्रिपरेशन पहले देखेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हम नाइट्रोबेंजीन जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराए, रिडक्शन कराने के लिए बहुत सारा रिएजेंट है आपके लिए, जिंक HCl भी है और भी बहुत सारे रिएजेंट है निकले, जैसे FeHCl भी है और भी बहुत सारे रिएजेंट है, दैट इज SnCl2HCl और या हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये सब क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। तो रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओगे एनिलीन बनेगा, एनिलीन बनेगा। और भी एक दो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, उसको बाद में उसका देखेंगे, अभी नहीं। जैसे अब इसकी प्रॉपर्टीज पर कुछ आ जाए, प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज में अगर एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा, जैसे फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते थे तो क्या होता था, याद है? फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते थे तो क्या बनता था? चलो मल्टीपल Br अटैच हो जाता था ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। इसीलिए एनिलीन का भी अगर आप एनिलीन का भी अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर Br अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये NH2 एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये मल्टीपल ब्रोमिनेशन करा देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्शंस ऑफ NH2, ये पहला है। सेकेंड वन इज द प्रोटेक्शंस ऑफ NH2।
NH2 ग्रुप का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, जैसे हम OH ग्रुप का प्रोटेक्शन करते थे ना, इसी तरह NH2 ग्रुप का भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, देखो ये है आपका एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन अगर आप CH3 सी डबल बॉन्ड Cl से कराएं या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, एक ही बात है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये, यहाँ पर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप Cl। ये क्या होता है बेसिकली, SN2TH रिएक्शन। क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, बैक प्रोडक्शन Cl बाहर। फिर फाइनली क्या होगा फाइनली, ये NH, क्यों NH, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3। ये प्रोटेक्शन हो गया। ये पहले स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, बट अभी ये इसका एक्टिवेटिंग पावर कम गया, क्योंकि अभी जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है रिंग के अंदर भी आ रहा है और रेजोनेंस कर कार्बोनिल ग्रुप के तरफ भी जा रहा है। तो इसलिए इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर एबिलिटी कम गया। कम जाने के कारण इसका जो एक्टिवेटिंग पावर था दैट गेट डिक्रीज। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगर मैं इसी का रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन करा दूं, तो अभी भी क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने के कारण एक बार ऑर्थो पोजीशन पर Br अटैच हो जाएगा, एक बार पैरा पोजीशन पर Br अटैच हो जाएगा। अगर इन दोनों का अगर हाइड्रोलिसिस कराएं, क्या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है, ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इधर H आएगा और इधर OH आएगा। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इधर H इधर OH, और फाइनली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जो कंपाउंड मिलने वाला है, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। लिख लिए, यही सेम चीज में प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप में बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करके फर्दर रिएक्शन कराया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नाइट्रेशन देखना, नाइट्रेशन, इसी का नाइट्रेशन एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करा दो, तो क्या होता है, इसमें 90% से ज्यादा प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर फिनॉल का भी हम नाइट्रेशन कराए थे तो 90% से ज्यादा प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला था और 10% पिक्रिक एसिड मिला था। तो यहाँ पर भी वही काम होता है, ये यहाँ पर भी वही काम हुआ। क्या क्या होगा, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ड्यू टू क्लीवेज
और ये भी ध्यान रखना 90% से ज्यादा यही ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलता है, प्लस 10% का मिलता है आपको ये लेस देन 10%। तो ये भी ध्यान रखना नाइट्रेशन। अगर इसी पर हम डाइल्यूट डाल दें, डाइल्यूट, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 डाल दूं तो यहाँ पर ध्यान रखना, डाइल्यूट HNO3 डालने पर देखो ये कैसा ग्रुप है, NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक बार NO2 यहाँ पर अटैच होगा और एक बार NH2 यहाँ पर अटैच होगा, NO2 यहाँ पर अटैच होगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें मेटा पोजीशन पर भी NO2 अटैच होता है। अगर मैं एक्सपेरिमेंटली डाटा बताऊं तो ये इसका जो परसेंटेज होता है अराउंड 2% होता है, इसका जो परसेंटेज होता है दैट वन इज 51%, और ये 47% ऑलमोस्ट ये मिलता है मेटा प्रोडक्ट। अब ये आपको कंफ्यूजन होगा कि NH2 कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है। अब ये समझ में आ रहा है ना क्या दिक्कत है यहाँ पर, कि ये NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिला, हाँ ये समझ में आता है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, बट ये मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है। तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है इसका लॉजिक समझे, मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है इसका लॉजिक समझे। क्योंकि जब ये जो NH2 ग्रुप है एसिडिक मीडियम है, डाइल्यूट HNO3 है, तो ये अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है X प्लस एक्सेप्ट करके क्या होता है, एक्सेप्ट कर NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया तो ये माइनस आई ग्रुप बन गया, अगर ये माइनस आई ग्रुप बन गया मीन्स क्या हो गया, मेटा डायरेक्टर हो गया, मेटा डायरेक्टर हो गया। अगर ये मेटा डायरेक्टर हो गया इसलिए मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आप नाइट्रेशन कराते हो तो आपको मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। चलो लिखिए। Yes, sir. नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एनिलीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, तो क्या होता है, अजीब तरह का होता है। देखो एनिलीन, तो क्या होता है ना, आपको लगेगा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते तो ऑर्थो पोजीशन पर SO3H अटैच होता और पैरा पोजीशन पर SO3 अटैच होता, बट उसके पहले ही क्या करता है ना, नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर अटैक कर देता है। अटैक करने से क्या बन जाता है, ध्यान रखना, इस NH पर क्या अटैच हो जाता है, SO3H अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब ऐसा सल्फोनेशन में ऐसा समझ, एनिलीन का सल्फोनेशन मतलब ऐसा मत समझना कि ऑर्थो पोजीशन पर SO3H और पैरा पोजीशन पर SO3H, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होने के कारण क्या करता है, ये डायरेक्टली H2SO4 पर अटैक कर देता है, और अटैक करने पर क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड OH बन जाता है। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं ना, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो SO3H है, ये जो SO3H है
ये पैरा पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है, पैरा पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है SO3H। अब ये है ना, ये ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है किसके साथ, ये देखोगे ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, ये H प्लस कभी यहाँ पर जाता है और कभी यहाँ पर आता है। तो इस तरह से एक ज्यूटर आयन बनता है। ज्यूटर आयन जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यूटर आयन क्या होता है वो बताएंगे, ज्यूटर आयन क्या होगा बताएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि एनिलीन का जब भी हम सल्फोनेशन कराते हैं तो ज्यूटर आयन बनता है। ज्यूटर आयन बेसिकली क्या होता है, अगर H प्लस ऊपर फ्लक्चुएट कर गया, चला गया, तो ये NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये SO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया, SO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द सल्फोनेशंस ऑफ एनिलीन। लिख लिए? Yes, sir. ओके, आप थोड़ा ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करते हैं इसके लिए। कहीं चला गया। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? Sir, वो crystal field. क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग बता रहे थे। यही बता रहे थे ना ये सब ना, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। हाँ। ये हम बता दिए थे आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है। ये सब बातें हो गया था। उसके बाद मैं ये बोला था, ये पढ़ने के लिए, ये पढ़ा आपने, ये चीज पढ़ने के लिए Yes, sir. ये सब चीजें पूरा तो हो गया था, पढ़ लिया था ये सब चीज। हाँ सर। चलो अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसको ये चीज ध्यान रखना है, ये एक तरह से टेक्निक्स भी है। क्या टेक्निक्स है? देखो ये इस तरह का टेबल हम बनाते हैं, आपको ये पता है।
ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम जानते हैं कि डी सबसेल में ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है 5 टेबल्स होता है। तो हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नॉर्मल फिलिंग होगा कब होगा, नॉर्मल फिलिंग होगा जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नॉर्मल आप फिल कीजिएगा, नॉर्मल फिल कीजिएगा। मतलब नॉर्मल फिलिंग होगा मीन्स पहले इधर मान लो कि पहले T2G और फिर EG है, पहले वाला जो 3 ऑर्बिटल है T2G है और फिर बाद वाला जो है EG है। तो अगर मान लो कि D6 होता तो आप क्या करते कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एक एक करके और फिर उसके बाद EG में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते। बट अगर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे पेयरिंग करोगे, तो इसको देखो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो थोड़ा सा चेंज होगा। मान लो कि पहला वाला 3 ऑर्बिटल T2G है और बाद वाला 2 ऑर्बिटल EG है। तो इसमें फिलिंग कैसे करोगे, फिलिंग करने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले आप ऐसे करोगे 1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3, फिर उसके बाद अब यहाँ पर करोगे 4 5 6 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख रहे हो। पहले 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6, थोड़ा सा चेंज होगा। फिर उसके बाद अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 8 9 10, इस तरह से फिलिंग करोगे। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। Yes, sir. हाँ यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है इसको देखो। FeCN होल 6 4 माइनस। तो इन जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3d6 होना चाहिए, 3d होना चाहिए। बट अभी हम क्या है, हम जानते हैं कि ये CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या है, आपको फिलिंग इस तरीका से करना है। मतलब जो T2G में 2 2 2 करके इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, EG में फिल ही नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें पेयरिंग आसान हो जाता है। बट इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड आपको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर EG में चला जाता है। अगर D4 रहता तो पहले हम क्या एक एक इलेक्ट्रॉन EG में फिल कर लेते और T2G में फिल कर लेते, फिर EG में फिल करना शुरू कर देते। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हो, यही वाला क्वेश्चन, ये वाला, इन दोनों, इसके पहले वाला ऊपर वाला नीचे वाला में फर्क क्या लग रहा है, फर्क यही है ना कि ऊपर में यहाँ ऊपर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN और नीचे में वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप आप पहले नॉर्मल तरीका से फिलिंग करोगे, नॉर्मल तरीका से फिलिंग करोगे तो यहाँ पर देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये चीज देखो, T2G 2, फिर 1, फिर 1, फिर EG में 1 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद बताया गया है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये चीज समझना, ये भी एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। क्रिस्टल फील्ड दो तरह का होता है, एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का है फॉर्मूला देखोगे -0.4, -0.4 डेल्टा नोट। डेल्टा नोट इज व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनटू N2G। T2G का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, +0.6 डेल्टा नोट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब ये डेल्टा 0.4 और 0.6 क्यों आ रहा है, ये चीज समझ में आता है 0.4 और 0.6 कैसे आ रहा है। तो आपको पता होगा ना कि अगर ये बेरी सेंटर था, ये बेरी सेंटर था, तो ये बेरी सेंटर से आपको ये पता होगा, ये बेरी सेंटर से नीचे वाला -0.4 डेल्टा नोट नीचे था और ये ऊपर वाला क्या था कि +0.6 डेल्टा नोट ऊपर था, ऐसा ही था ना। इसलिए जब हम नीचे वाला के लिए लिखते हैं तो -0.4, ऊपर वाला के लिए लिखते हैं तो क्या +0.6।
तो ये चीज तो आसान है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक होता है ये जो क्रिस्टल फिल्म स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी वाला था स्टेबलाइजेशन में भी आता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आता है एनपी। एनपी को क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी इज द पेयरिंग एनर्जी और एन इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, इसको समझिएगा कि अगर देखो अगर D4 होता तो अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो कैसे कैसे रखते हैं इलेक्ट्रॉन, बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इसी तरह रखते ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पहले वाला में 1 रखते, दूसरे वाला में 2, फिर 3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पर इसी तरह हो जाता ना, T2G 2,1,1 होता ना। D4 रहता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Yes. अगर वीक फील्ड लिगेंड रखा तो T2G 1,1,1 EG1। तो यहाँ पर क्या है, ये जो D4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है, एक एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है। तो अगर D4 होगा तो एक्स्ट्रा पेयर 1 होगा। इसी तरह D5 होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 2,2,1। बट अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, 1, T2G 1,1,1 EG1,1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हो कि 2 पेयर एक्स्ट्रा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या 2 पेयर एक्स्ट्रा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है, D5 होगा तो ये जो n का वैल्यू होगा 2। इसी तरह D6 होगा तो क्या, D6 होगा तो n का वैल्यू 2 होगा। तो अब ये बोलोगे n का वैल्यू 3 होना चाहिए, 2 क्यों होगा, तो इसको आप समझो। अब इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे छोड़ो इस तरह से। अगर अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होता तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता तो बताओ। T2G 2, 2, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह फिल करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 1 और EG में हो जाता 1, 1। ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो ऐसा होता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ऐसा होता 2, 2, 2 और EG में हो जाता दैट वन इज 1, 1। क्या चीज समझ में आ रहा है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इस तरह होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इस तरह होगा। सर इजी में 0 होगा। EG में अच्छा ये हाँ, ये EG में 0, बिल्कुल बिल्कुल सही करना है कि EG में 0 होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो EG 0 होगा। तो अभी एक्स्ट्रा पेयर कितना बना, यही ना, देखो एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पर 1, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही दोनों एक्स्ट्रा पेयर है। यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो एक T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही 2 एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है। इसलिए इसलिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि D5 भी होगा तो एक्स्ट्रा पेयर 2 बनेगा, D6 भी होगा तो एक्स्ट्रा पेयर 2 ही बनेगा, 3 नहीं। D7 होगा तो एक्स्ट्रा पेयर 1 बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज समझ में नहीं आता है। और ये जो एक्स्ट्रा पेयर होगा ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये 0 होगा। तो ये चीज यहाँ पर लिख दिया गया। जैसे अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते, क्वेश्चन बनाने से आपको अच्छा से समझ में आए। तो देखो ये क्वेश्चन है, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें एक्स्ट्रा पेयर, ये क्रिस्टल पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें एक्स्ट्रा पेयर क्या बन रहा है, देख लो यही 2 एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर 2p लिख दिया, यहाँ पर EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये वैल्यू 0 आने वाला है। और T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स,
तो 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। इसी तरह नीचे वाला देखो, ये COH6 माइनस, तो एक क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाला है। तो यहाँ पर देखो, जो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनने वाला, इससे 0 कर दिया। यहाँ पर देख रहे हो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट। तो क्या ये समझ में आ रहा है, ये जो दोनों फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसको कैसे यूज करना है, बोलो। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखो, तो ये बोल दिया इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पर 2 लिगेंड हम जेड एक्सिस से रिमूव कर दें। जेड एक्सिस से रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर ही बन जाएगा। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। अब इसमें लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा, लिगेंड एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करता है, मतलब 2 लिगेंड एक्स एक्सिस से अप्रोच करेगा, 2 लिगेंड वाई एक्सिस से अप्रोच करेगा। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ऑर्बिटल, जो मेटल का डी ऑर्बिटल एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है, वो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, उसका ज्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका इजी सेट होगा, इजी सेट इज एक्सियल ऑर्बिटल्स, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स का ज्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू T2G। तो यही चीज यहाँ नीचे बनाया हुआ है, इसको समझे, ये चीज नीचे बनाया हुआ है, ये चीज आप देख सकते हो। देखो पहले 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स था, जब सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड आया, मतलब हर एक लिगेंड का लोन पेयर मेटल्स के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पर इक्वली रिपल्सन करेगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल फील्ड होगा, अभी डीजेनरेसी ब्रेक्स नहीं होगा। फिर क्या हो गया, हम जानते हैं कि इसमें लिगेंड 2 एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, 2 वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ऊपर है आपका T2G और नीचे है EG। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर देखो, ये जो T2G है ना, ये जो ऊपर EG है, EG भी 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। EG मतलब 2, एक dx² y² और एक dz²। तो हम लोग जानते हैं कि लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, और ये जो dx² y² होगा, इसके जो dx² y² का जो लोब्स होगा, वो x और y एक्सिस पर ही लाई करेगा। मतलब हम बोलेंगे ये जो dx² और dz² है, जो इसमें dx² y² है, ये ज्यादा रिपल्सन फील करेगा एज कंपेयर टू dz²। क्या ये चीज समझ में आ रहा है, बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो dx² y² है, दैट विल फील मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू dz²। इसलिए यहाँ पर देखोगे, एक इसका सबसे ज्यादा एनर्जी हो गया और इसका एनर्जी क्या हो गया, ये जो dz² है इसका कम हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाला का कहानी समझो, नीचे जो T2G है ना, इसमें भी जो एक ऑर्बिटल्स है, एक जो dxy है, क्या है dxy, इसका भी लोब्स जो होगा एक्सिस पर ही होगा। हाँ, भले ही ये नॉन एक्सियल है, बट इसका लोब्स एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के प्लेन पर ही लाई करेगा ना। अगर ये एक्सिस के प्लेन पर लाई करेगा तो ये ज्यादा रिपल्सन फील करेगा एज कंपेयर टू dyz एंड dzx। तो इसलिए क्या हो गया, इसका एनर्जी जो होता है, देखो इसका एनर्जी जो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका एनर्जी जो होता है, ये यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। ये dxy चलो हो गया, और नीचे क्या है dyz और dzx। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सर रिपीट कीजिए एग्जाम। सर। हाँ, ये मैं बोला, सर एक बार रिपीट कीजिए वाला।
समझ हाँ में नहीं हाँ हाँ, ऊपर वाला समझ में आया, ये वाला ये हाँ चीज। हाँ सर, उसके बाद में हाँ नीचे, ठीक है। हाँ नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो डी एक्स वाई। तो ये जो डी एक्स वाई है ना, डी एक्स वाई, तो ये कैसा होता है, अगर इसको हम बनाएंगे तो इसी तरह होगा ना। ये एक्स वाई एक्सिस पर होगा, नॉन एक्सियल होगा। ये एक्स वाई एक्सिस है। तो हम लोग जानते हैं ना लिगेंड क्या है, लिगेंड एक्सिस के अलोंग से अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग से अप्रोच कर रहा है ना। तो अभी क्या होगा, हम जानते हैं कि ये जो डी एक्स वाई होगा, ये डी एक्स वाई जो होगा, ये एक्स वाई प्लेन पर ही तो होगा। हाँ, लिगेंड एक्सिस के अलोंग से अप्रोच कर रहा है, बट ये जो डी एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई एक्सिस के प्लेन पर ही होगा ना। तो लिगेंड आते आते इसको तो कंपेरेटिवली ज्यादा रिपल्सन करेगा ना, एज कंपेयर टू जो दूसरा दो है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्योंकि ये जो इसका जो डी एक्स वाई का लोब्स एक्स वाई के प्लेन पर लाई कर रहा है, इसलिए लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है। अगर ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है इसलिए इसका एनर्जी बढ़ गया एज कम्पेयर टू डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो अब समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। चलो, तो ये समझ में आ गया, इसलिए ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया, ये देखो ये डेल्टा वन है, मतलब ये तीन पार्ट में स्प्लिट होता है, ये डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। इसी तीनों को ऐड कर देंगे तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये चीज बता दिया गया। और ये भी बता दिया डेल्टा वन का वैल्यू ग्रेटर होता है डेल्टा टू से और डेल्टा थ्री से। तो ये सब तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखो। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी हो गया। ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसी से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। ये थोड़ा बता दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का भी बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर लिगेंड हमेशा एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है। हाँ, लिगेंड हमेशा एक्सिस से अप्रोच करता है, किसमें किसमें ये भी समझना पड़ेगा ना, ऑक्टाहेड्रल को या स्क्वायर प्लेनर को। बट अगर 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 टेट्राहेड्रल होगा तो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो लिगेंड यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल में बनाया गया। टेट्राहेड्रल में देखो लिगेंड नॉन एक्सियल अप्रोच कर रहा है। टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है ना नॉन एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक केस में एक्सियल से अप्रोच करेगा। अगर एक्सियल से अप्रोच करता तो हर एक केस में जैसे जैसे आप देख रहे होते कि ईजी का एनर्जी ज्यादा होता था टी टू जी से। बट टेट्राहेड्रल में देखोगे टी2जी का एनर्जी ज्यादा हो जाता है ईजी से। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि लिगेंड हमेशा एक्सियली अप्रोच करता है, ये बोलना गलत है। उसके बाद देखो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसके पहले वाला तो पेज तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 4D 5D सीरीज के लिए पहले भी बता चुका हूँ। 4D 5D कॉम्प्लेक्स जो होगा ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और ऐसे भी बता चुका हूँ कि जो 4D 5D सीरीज के लिए जितने भी लिगेंड है दे विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो हमेशा वो DsP2 कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो। और 3D सीरीज के लिए देखो ये कुछ बता दिया गया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए। फिर आगे ये पेज समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल थोड़ा समझ में नहीं आता है तो इसको समझने की कोशिश करना है। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल आप जानते हो ऐसा इस तरह से होता है कि ये सब क्या है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या देखते कि जो लिगेंड है नॉन एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल आर्क के बीच में एंगल 109 डिग्री का होता है। तो लिगेंड यहाँ पर नॉन एक्सियल डायरेक्शन से अप्रोच करेगा। तो हम लोग जानते हैं मेटल्स का 5 d ऑर्बिटल्स
उसमें से 3 नॉन एक्सियल और 2 एक्सियल। तो यहाँ पर तो ऐसे ही पता लग रहा है कि जो ऑर्बिटल नॉन एक्सिस पर लाई करेगा लिगेंड उसको ज्यादा रिपल्सन करेगा एज कंपेयर टू जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर इसको क्यूब से समझोगे तो थोड़ा सा आसान। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक क्यूब बना दिया, ये मेटल्स है बीच में, ये बीच में मेटल्स है। अब ये देखो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है, इसका एक कॉर्नर, ये कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है, ये सब लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है, ये 5 ये 4। लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखो 4 लिगेंड ही आएगा ना। तो एक एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड अंदर से आ रहा है, एक लिगेंड ऐसे आ रहा है, ये 4 लिगेंड आ रहा है नॉन एक्सियल डायरेक्शन से। दो ऊपर वाला जो सीलिंग है, सीलिंग का कॉर्नर से, और दो नीचे जो फ्लोर है उसके दो अपोजिट कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है। ऐसा आप समझ सकते हो, समझने के लिए बताया जा रहा है। ये सब को ज्वाइन करेंगे, देखो देखो जैसे ज्वाइन किया गया ना, तो ज्वाइन करेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ये टेट्राहेड्रॉन जो बना हुआ है ये दिखा दिया गया है। फिर यहाँ पर ये जो बताया गया जो लिगेंड आ रहा है, ये जो दोनों लिगेंड है ये L1 और L2, इन दोनों के बीच एंगल हम लोग जानते हैं 109 डिग्री 48 टेट्राहेड्रॉन है तो, और ये 109 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर जो लिगेंड आ रहा है ना, आप देख सकते हो, हम जानते हैं मेटल का 2 ऑर्बिटल होता है, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और ये एक्सियल ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो ये जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड और ये जो मेटल्स का जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, ये 35 डिग्री का एंगल बनाता है। 35 डिग्री के एंगल से मतलब जो मेटल्स का जो सर सुनाई नहीं दे रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है। यस सर, अब आ यस रहा है। सर। अच्छा अब आ रहा है। तो चलो इसको इसको है ना अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे पढ़ना तो ठीक। ओके सर। ओके, और एक क्लास है ना 3 to 4, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनिलीन जो होगा, एनिलीन का जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डाइजेशन,
जिसमें बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो बनता है, ये इंपॉर्टेंट जितने भी रिएक्शंस होंगे सब 3 से 4 जो होगा वो खत्म होगा, 3 से 4 इसको खत्म करेंगे, ठीक। और आप लोग सब अच्छे हो ना, अच्छे से रहो, हेल्थ पर आप लोग ध्यान दो विशेष तरह से, ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।